मुझे कोई अजीब किस्म की ना मेरे दिल को बोझ हुआ है। अब मैं उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और वो उसने मेरा दरवाज़ा खोला है। हाँ। उसके चेहरे से हवाई उड़ी, वो जंप मार के अंदर गई, उसने टीवी बंद किया पहले। पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। और किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, वो कहती है भाभी इधर है, बंद कर रही हूँ फ़ोन। अच्छा। इन द मीन टाइम उसी कमरे में और ख़वातीन आना शुरू हो गई और मैं नवाफिल पढ़ना शुरू हो गई। एंड आई वाज, जब मुझे याद है कि आई वाज शेकिंग सो बैडली कि एक औरत आई और उसने आके मुझे पीछे से पकड़ लिया, क्योंकि मैं नमाज में ऐसे ज़ोर ज़ोर से शेक कर रही थी। शेकिंग बॉडी की इंक्रीज़ होती रही, मेरी रोना स्टार्ट हो गई, चीखें स्टार्ट हो गई कि आपके अम्मी अबू का नंबर, आपके ससुराल का टेलीफोन नंबर। मैंने उनसे कहा मुझे तो पता ही नहीं कौन बोल हो गया, मेरी जैसे मेमोरी अरेज हो गई। उन्होंने फ़ौरन से मेरी बेटी से मोबाइल लिया, उज़ैर का नाम ढूंढा एंड दे कॉल्ड बैक घर पे। और तब मेरी पहली दफ़ा मेरी सास से बात हुई। तो वो वहाँ चीख रही थी, मैं यहाँ चीख रही थी। एक भाई आए जो मेरा ख्याल है उस वक़्त के बेस कमांडर थे, और उन्होंने आके मुझे सिर्फ ये सेंटेंस कहा कि एक एयरफोर्स वाले की बेटी हो, एक फ़ौजी की बीवी हो। इन द मीन टाइम मेरे मामू का फ़ोन आया, अभी तक मेरे अम्मी अब्बू को नहीं पता था। मैंने तब उनको कहा, मैंने कहा मामू मुझे नहीं पता मेरे अम्मी अब्बू कौन है, जो हैं उन्हें बताएं कि मैं तकलीफ़ है। मेरे अब्बू ने फ़ोन उठाया और अब्बू ने समझा है कि मामू बोल रहे हैं, वो कह रहे थे फ़िया को फ़ोन करो। और मेरे अब्बू समझे हैं कि उन्होंने कहा फ़िया फौत हो गई है। शहादत उनकी हुई थी तकरीबन 12 बजे और रात को 8-9 बजे तक उनका जनाजा होके आई वॉज इन द एयरक्राफ्ट विद हिज कॉफिन लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। और सीमा 30 ऐसा कार्गो जहाज़ होता है ना, उसमें आपका सामान सामने ही होता है। अच्छा। और मेरे अब्बू मुझे पकड़ते थे, एक तरफ से अम्मी और एक तरफ से अब्बू, बिकॉज मैं बार बार हाथ छुड़ा के भागती थी और वो कॉफिन के नज़दीक भी नहीं आने देते एयरफोर्स में। अगले दिन उमैर का जनाजा हुआ। मैंने इतनी दुनिया को एक जगह इकट्ठे हुए इससे पहले नहीं देखा, इतना बड़ा जनाजा था, लाइक पूरा शहर वाज देयर। लेकिन वो जो फर्स्ट कॉल थी दैट वाज कि आपको बहुत मुबारक हो, जो वॉइस बॉक्स मिला है उसमें उमैर ने आखिर में कलमा पढ़ा है। इट वाज सो ब्यूटीफुल व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग मी कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, कि बहुत मुबारक हो। वो कलमा पढ़ के गया। पायलट में बहुत अकलमंदी की है कि अपना जान गवा के सबकी जान बचाया उसने, बहुत बहादुरी की है, हम लोग उसको सलाम करते पारी। उसने वो बैग खोला, अंदर उमैर का कभी बिल्कुल अर्ली ईयर्स का, जब उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया ना, उस ज़माने का लेटर मिला। और उस ज़माने में भी कोई हालात ख़राब थे कि ये आगे मूव कर रहे थे, तो उसमें था कि आप मेरी दुआ करें शहादत की। अच्छा। और जिस दिन मैं शहीद होकर घर आऊँगा आप रोएंगी नहीं। मेरा बड़ा दिल करता है, मैं दुआ भी करती होती हूँ अल्लाह से कि मुझे ख्वाब में आ जाए, लेकिन नहीं आए। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ, और उसमें मैंने देखा कि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और बाहर एक कॉफिन पड़ा हुआ है, और उस कॉफिन के बिल्कुल साथ उमैर हैं और मुझे लेके उस कॉफिन के साथ हम टेक लगा के बैठ जाते हैं और मुझे कहते हैं मुझे खास अल्लाह ताला ने भेजा है तुम्हारे लिए ना। और उन्होंने कहा है कि इसको, आई रिमेंबर जो लास्ट डे मामू का था, मामू उम्रे के लिए गए हुए थे और वहाँ से उनका कॉल आया और मैंने उठाया तो ही वॉज क्राइंग। तो मैंने कहा मामू क्या हुआ है? कहते हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ जहाँ जाता हूँ उमैर खड़ा दिखाई देता है, मुझे यहाँ 4-5 जगहों पे उमैर दिख गया है। ये ख्वाब उन्होंने अपनी शहादत से 2 से 3 दिन पहले देखा है और अपने स्क्वाड में सुनाया है। विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। वो बंदा जानता नहीं था उमैर को। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने कहा ग्लासेस लगानी पड़ेंगी, क्या मतलब है, इसको नज़र आता है? उसने कहा हाँ इसको शायद नज़र आ रहा है लेकिन इसको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। वो लम्हा था जब मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो के शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करी थी वो मुझे कहेगी ये बच्चा ब्लाइंड है। अस्सलाम वालेकुम। आज उड़ान ब्लॉग्स में हमारे साथ हैं अफीफ़ा तौसीफ़, एक खूबसूरत और मिसाली माँ, एक एयरफोर्स शहीद की अहलिया जिन्होंने पाकिस्तान के लिए शहादत नोश की। वो एक स्पेशल चाइल्ड की वादना है, लेकिन इस सब चैलेंजेस के लिए उन्होंने अपने अंदर कमज़ोरी पैदा नहीं की, बल्कि
ताकत से इन सब चीज़ों का मुकाबला किया। हमारे माशरे के लिए फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे लिए उन्होंने एक रोशनी का मीनार वाला किरदार अदा किया। मिलते हैं अफीफ़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफीफ़ा, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अरसे से चाहती थी कि आप आएँ। इट्स हमेशा से डेफिनेटली आपसे ऑनर दैट यू कॉल्ड। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से चाहती थी कि आप आएँ, बिकॉज़ एज़ अ फ्रेंड मुझे आपकी डे टू डे स्ट्रगल्स, आपकी जर्नी मुझे तो पता है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आप और बहुत सारे लोगों के साथ में बैठें और उन सब चीज़ों का ज़िक्र करें जिससे आप अभी गुज़र रही हैं या पास्ट में गुज़री हैं। भाई की शहादत के बाद बीइंग मदर, आई नो बाकी और बहुत सारे इंसान के पर्सनल बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन पहले बीइंग मदर मैं आपसे एक माँ के चैलेंजेस पे बात करूंगी। हैदर कितने साल का था जब भाई की शहादत हुई? हैदर की उम्र तब 2.5 साल थी। अच्छा। अभी उसने बोलना भी बहुत कम कम 1-2 लफ्ज ही बोलता था, बहुत छोटा था तब। अच्छा, और बेटी? बेटी उस टाइम 6.5 साल की थी। अच्छा, तो उमर भाई की शहादत का ईयर कौन सा था? 2014 जून 2014। तो जब ये सब हुआ तो हैदर उस वक्त तक डायग्नोसिस हो चुका था, उन्हें इस बात का इल्म था जब वो गए? हाँ जी, हैदर का डायग्नोसिस बहुत अर्ली एज में हो गया था। लाइक अगर आप मेरे एंड पे कहें तो मुझे वो 1.5 माह का 2 माह का था, मैंने तब से बोलना शुरू कर दिया था कि आई कैन फील देयर इज सम प्रॉब्लम विद हैदर आईज, और वो मुझे फोकस नहीं करता। तो सब कहते थे इस उम्र में तो बच्चा फोकस नहीं करता, और ट्रू भी है कि इस उम्र में तो बच्चे की इतनी विजन नहीं बनी हुई होती। लेकिन देयर वाज समथिंग इन कि मुझे अंदर से कनेक्ट करता था कि जैसे एक माँ जब गोद में उठाती है बच्चा, उसको फोकस करके देखता है, वो मुझे नहीं देखता था। अच्छा। फिर मुझे उसकी आई में कुछ चीज, कोई क्रैक्स और ऐसी चीजें भी नजर आती थी। तो मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, और सब कहते थे मैं वहम करती हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, डॉक्टर्स भी नहीं मानते थे? नहीं, उन्होंने कहा इस उम्र में ऐसे ही होता है, बच्चे फोकस नहीं करते हैं, आप वहम कर रही हैं। अच्छा। फिर हम तब मियाँ वाली में रहते थे, एक बहुत छोटा सा क्लिनिक था, वहाँ पे हम किसी और वजह से गए थे। उस डॉक्टर से मैंने वैसे ही डिस्कस किया कि मुझे ये लोग कहते हैं मैं वहम करती हूँ, बट आई कैन सी कि वो फोकस नहीं कर रहा। तो उसने टॉर्च से ऐसे कुछ किया एंड ही सेड यस, आप सही कह रही हैं, और आप इसे इमीडिएटली इस्लामाबाद ले जाएं। तो वो आई स्पेशलिस्ट था? नहीं, एक अच्छा, इस नॉर्मल डॉक्टर था? नॉर्मल डॉक्टर थे, और बाद में मैंने लोगों से कई बार सुना कि वो शायद कंपाउंडर थे और अच्छा। डॉक्टर भी शायद नहीं थे। समटाइम्स एक्सपीरियंस बेस्ड पे हाँ, डायग्नोसिस हाँ। होते हैं। तो वो मैं फिर यहाँ पे लेकर आई, पेम्स हॉस्पिटल में दिखाया, 1-2 और जगह पे भी दिखाया था, लेकिन अल्टीमेटली पेम्स ने डायग्नोज किया इसको। और जब और डायग्नोसिस ही हुआ? वाज 3 मंथ्स ओल्ड। अच्छा, तब डायग्नोसिस हो गया। हाँ, जिस दिन ये 3 मंथ्स का हुआ था उस दिन इसकी पहली दफा ऐनक बन के आई थी। अच्छा, 3 महीने के बच्चे? हाँ, छोटा सा बेबी होता था और छोटी सी ग्लासेस होती थी जो उसको लगी हुई थी। तो तब मतलब डॉक्टर्स ने जब आपको ये कहा तो आपको क्या उस वक्त आप परसीव कर पाई कि आगे मेरी लाइफ लॉन्ग क्या स्ट्रगल होगी इसके साथ, या इसको क्या निशावा, वो बहुत अजीब सा मोमेंट था। एक तो ये कि आपको अनहर्ड फील हो रहा होता है, आप इतने दिनों से कह रहे होते हो कि मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है और कोई मान नहीं रहा होता। एग्जैक्टली। तो मैं आई रिमेम्बर इसी तरह से मैं बैठी हुई थी, वो मशीनें थी, एंड उन्होंने उसको देखा और उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज बोला, ओहो। तो मैंने कहा क्यों, मसला है ना? तो शी सेड हाँ है, आपके बच्चे को है और इसको ग्लासेस लगानी पड़ेंगी, इसकी विजन बहुत कम है। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। एक तो मुझे वो फीलिंग आई कि चलो मेरी बात किसी ने मानी, सेकेंडली ऑब्वियसली इतना बड़ा धचका लगा था। तो उसने मुझे कहा कि इसकी, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने कहा ग्लासेस लगानी पड़ेंगी, क्या मतलब है, इसको नजर आता है? उसने कहा हाँ, इसको शायद नजर आ रहा है लेकिन इसको ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। वो लम्हा था जो मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा के, रो के शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करी थी वो मुझे कहेगी ये बच्चा ब्लाइंड है। तो उसका ये कहना कि वो ग्लासेस पहनेगा, वो जब मैं रो रही थी वो मुझे कितनी परेशान होगी, मैंने कहा आप सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं अल्लाह ताला की कितनी एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये टाइम दिया कि इसमें आपने कह दिया है कि ये ग्लासेस पहन सकेगा। फिर अगली बात उन्होंने कही इसकी आंख में कोई चीज है। मैंने कहा मैं तो कहती हूँ इसकी आंख में कोई चीज है, सब कहते हैं कुछ नहीं है। तो इसने कहा हाँ उसके लिए आप कल ले आए। उसने, शी वाज वेरी नाइस, उसने अगले दिन ही सुबह उसको ऑपरेट किया, उसकी आंख में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट था वो रिमूव किया। अच्छा, फॉरेन ऑब्जेक्ट था, एंड दैट वाज बाय बर्थ? नहीं, वो कहीं शायद उसकी आंख में कोई या तो
डस्ट पार्टिकल चला गया होगा, या एक आध दफा शौकिया सुरमा लगाया था, जैसे छोटे बच्चों को पैदा होते साथ लगा देते हैं बुजुर्ग, तो उन्होंने लगाया और वो प्रोबेबली वो सुरमा था जिसके ऊपर आगे अल्लाह ताला की तरफ से झिल्ली आ गई। अच्छा। तो वो वहां पे स्टिक हो गया था, तो वो उन्होंने अगले दिन ऑपरेट करके निकाल दिया। उसी दिन हमने ग्लासेस बनने के लिए दे दी और 2 दिन बाद ग्लासेस बन के आई हैं। तो तब फिर जब उसको आप ग्लासेस पहनाती थी, फिर आपको थोड़ा डिफरेंस फील होता था, उसकी कांटेक्ट बनाता था कुछ? इतनी अर्ली नहीं पता चला, 3 मंथ्स के बच्चे का क्या पता चलेगा, इतनी अर्ली नहीं पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी आ गई थी। और हमने फिर क्या किया कि हमने उसके झूलों पे, उसके कमरे में हर तरफ छोटी छोटी कुमकुम में जो छोटी लाइट्स नहीं होती हैं, वो हर जगह लगा दी थी, बिकॉज उनको इतनी खुशी से देखता था ना, और फिर हम ज्यादा खुश होते थे कि उसको नजर आ रही है, वो लाइट देख रहा है, तो हमने हर जगह छोटी छोटी लाइट्स बस हर तरफ लगा दी आपने थी। वैसे सुरमे का जो जिक्र किया, तो मैं आपको कहूँ कि मैंने अपने ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होती हैं, कोई कहते हैं लगाना है, कोई कहते हैं, लेकिन मुझे बस एक कोई बड़ी खातून थी, उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस की कि ठीक है अगर लगाना है, और फिर लोग इसको बहुत सारी सुन्नत से और उस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सुरमे का सोर्स क्या है। हाँ, तो अदरवाइज आप बस कहीं से रेडीमेड, क्योंकि इतनी पता नहीं, आंखें इतनी सेंसिटिव चीज़ हैं बिल्कुल, और क्या बिल्कुल। से क्या हो जाए, सो इट्स बेटर कि उसका सोर्स आपको एटलीस्ट हाँ। पता हो। बस वो जब बड़े मशवरा देते हैं या वो कहते हैं लाओ मैं लगाऊं, तो आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन जो आगे से ना नहीं करती थी कभी किसी जमाने में। अब में और तब की अफीफा में बहुत फर्क है। मैं एक पीपल प्लीजर रही हूँ, मैं एक बहुत मेरी वीक बाउंड्रीज थी, तो विद द टाइम आई हैव चेंज्ड। तो मुझे फिर अगर बात इसी तरफ आ गई, तो मुझे आप अपनी स्ट्रगल के बारे में भी बताएं कि आपने जो सब्जेक्ट पहले पढ़ा है, आपने पहले साइकोलॉजी पढ़ी हाँ, थी। मैंने वो पढ़ना मैं कुछ और चाहती थी। अगेन माय फादर वाज लाइक कि नहीं, लड़कियों को शादियां जल्दी कर लेनी चाहिए एंड ऑल दैट। मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद और बहुत नाजों से पली थी और बहुत एक्सट्रीम पे लाड प्यार से पली थी। तो वो मेरी बेटी कहती थी आप एक्सेप्शनल बेटी थी, आप हर बात मान जाती थी। वो लोग जो कहते थे मैं मानती थी। अच्छा। तो मुझे होता था कि जो मेरे अब्बू कहेंगे उससे अच्छा तो वो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सो आई रियली वांटेड टू बी आर्किटेक्ट, या फिर मैं कोई कंप्यूटर या मैथ्स इस साइड पे कुछ पढ़ना चाहती थी। मेरे सब्जेक्ट शुरू में यही थे, मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी वगैरह का टाइम आया तो अबू वाज लाइक कि नहीं, कोई ऐसी पढ़ाई करो। उस जमाने में बीए 2 साल का होता था, तो अबू ने कहा नहीं, कोई ऐसी पढ़ाई करो 2 साल में मुक्के और हम शादी करेंगे। अच्छा। तो बस टू वो, मैरिज। हाँ, तो वो मैंने नाराज होके या दुख ही होके साइकोलॉजी पढ़ी थी। मैंने बैचलर साइकोलॉजी में किया और फिर कुछ ना कुछ ऐसे हालात डेवलप हुए कि जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स मैंने अबू से कहा कि नहीं, शादी का नाम नहीं लेंगे, एंड आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स देन। और साइकोलॉजी में किया? और साइकोलॉजी में किया। तब भी मतलब आपने सोचा नहीं कि अब स्विच कर लूं या क्या? नहीं नहीं, मुझे साइकोलॉजी पसंद आ गई थी। अच्छा। मुझे मोहब्बत हो गई थी और वो मुझे माहौल, वो कॉलेज, वो सहेलियां, दे वर लाइक माय लाइफ। दे वर हैप्पी। तो अच्छा, तो मास्टर्स हो गया? जी, मास्टर्स हो गया। और जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था, मैं घर आई तो मुझे पता चला कि हाँ जी, मेरी बात पक्की हो गई है और फिर हम शादी की तरफ रवाना दवा हो गए। तो जो पढ़ाई की, जो सोचा था कि करियर बनाऊंगी, सोचा था कि आगे साइकोलॉजी में बहुत कुछ करूंगी, वो वहीं पे खत्म। और इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने प्रेशर डाला। अगेन मैं बहुत घरेलू ओरिएंटेड हमेशा से रही। So उमर भाई was from your family? Yes, he was my cousin, he was my मामू's son। अच्छा। तो वो एयरफोर्स में थे और मेरे अब्बू भी शायद उनकी एयरफोर्स में रहे थे। फूफो की बेटी से शादी होगी? हाँ, फूफो की बेटी से उनकी शादी हो गई। आइडियल सिनेरियो। हाँ, तो बस वो मुझे वही माहौल मिला जो मैंने अपने अब्बू के साथ देखा था, क्योंकि अब्बू वाज आल्सो इन एयरफोर्स। तो मैं उसी में बहुत खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे कभी ख्याल आया, ना कभी चाह हुई कि मैं कोई काम करती, या जो मैंने पढ़ा था मैं उसको, आई वाज सो हैप्पी विद हिम और आई वाज सो हैप्पी। अल्लाह ताला ने बच्चे दे दिए, बस मैं उनके साथ मसरूफ हो गई। तो मैंने कभी भी करियर की तरफ पलट के देखा ही नहीं, पढ़ाई की तरफ देखा ही नहीं। और फिर अल्लाह की तरफ से उमर का जाना हो गया, विच वाज वेरी ट्रैजिक। और तो वो मुझे उस दिन के बारे में बताओ कि आपको किसने आके बताया, वो कैसे, वो अब उन लम्हात को एक्सप्लेन करो।
दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन चलो बेसिकली क्या हुआ कि हम कराची पोस्ट आउट हुए थे मतलब उमेर को वहाँ पहुंचे हुए महीना हुआ था, यानी कि 4 जून को उनकी शहादत हुई है और 4 मई को वहाँ पहुंचे थे। अच्छा। तो 4 मई से 4 जून तक उमेर को महीना हो गया था और मुझे वहाँ पहुंचे हुए 15 दिन हुए थे। तो हमें अभी घर भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं था, तो हम मेस में ठहरे हुए थे। अच्छा। था कि जी फिर घर मिल जाएगा। अभी वो टाइम पीरियड था जिसमें हम स्कूल्स देख रहे थे और फिर मैंने मिलकर फैसला किया कि नहीं, हम फारिहा को फिजाइया स्कूल में ही डालेंगे, बिकॉज अगेन कराची के हालात ऐसे हैं, बेस से बाहर नहीं निकलना, अंदर हो एंड ऑल दैट वाला सारा कुछ। तो मुझे उमेर का कॉल आया एंड ही सेड कि मैं मिशन पे जा रहा हूँ और रेडी रहना, मैं जैसी मिशन से वापस आता हूँ तो मेरी प्रिंसिपल से बात हो गई है और हम फारिया के एडमिशन के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके 2 दिन बाद हम लोगों ने एक्सकर्जन ट्रिप पे जाना था पूरे स्क्वाड के साथ घूमने फिरने के लिए, और वहाँ पे थी सर्दियाँ, ये नथिया गली वगैरह की साइड पे। तो मेरे पास सामान तो नहीं था, तो मैंने एक दिन पहले ही उमर से कहा था कि जितने गैरेज में हमारे बॉक्सेस और बैग्स पड़े हैं ना, वो जरा ला दें सर्दियों के कपड़ों के। तो मैं उस दिन पैकिंग कर रही थी, समहाउ द अदर मुझे कोई अजीब किस्म की ना मेरे दिल को बोझ हुआ है। और ड्रामों देखने की मैं हमेशा से शौकीन रही हूँ, तो वो कोई ड्रामे का डायलॉग था विच वॉज रिलेटेड टू बेवगी, एंड आई रियली डू नॉट नो कि मैंने वो पैकिंग करते करते वो सेंटेंस क्यों बोलना शुरू कर दिया। What was that? अब कोई बेवगी से रिलेटेड था कि बेवगी का सफर आसान नहीं है, नॉलेज वो कोई एक दिन पहले ड्रामे की मैंने किस देखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों पॉपअप हुआ, लेकिन मुझे इतना इरिटेटिंग लगा कि मैंने ऐसे बैग बंद किया और मैंने फारिहा को, माई डॉटर वॉज देयर, मैंने उसको कहा, मेरे कहा भाई का ख्याल रखना, हमारा मेस में कमरे होते हैं, तो मेरा एक कमरा छोड़ के एक कमरे में एक और लड़की रह रही थी। तो मैंने कहा बेटा मैं आंटी के घर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आई वॉन्ट टू रिलैक्स। आई डोंट नो मुझे क्या उस वक्त मेरे को दिल को खिंच पड़ी या क्या हुआ, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। और मैं दरवाजा बंद करके चली गई और मुझे पीछे से मेरी बेटी ने आवाज दी कि मामा चाचू का फोन है। तो और मैंने कहा मैंने नहीं बात करनी है, उसे कहा मैं थोड़ी देर में आके बात करती हूँ, क्योंकि मेरी कोई तबीयत कोई बोझल हो रही थी। अब मैं उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया और वो उसने मेरा दरवाजा खोला है और उसकी हवाइयां उड़ गई हैं मेरी शक्ल देख के। उसको इसका मतलब पता था? ये मैंने बाद में रियलाइज किया, क्योंकि कोई किसी घर जाता है तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता। हाँ। उसकी चेहरे से हवाई उड़ी, वो जंप मार के अंदर गई, उसने टीवी बंद किया पहले और किसी से फोन पे बात करी थी, वो कहती है भाभी इधर है, बंद कर रही हूँ फोन। अच्छा, यानी इतनी स्प्रेड हो चुकी थी कि टीवी वो में तो भी? फौरन एयरफोर्स में तो एक दूसरे को पता चल ही जाता है ना, उसके मियां ने उसको फोन किया होगा या किसी का आया होगा या कोई बात हुई भी होगी। अब मैं उसके घर बैठी हूँ और वो मेरा इतना हालचाल पूछ रही है, कभी चाय ला रही है, कभी पानी ला रही है, कुछ खाया हुआ है आपने, कुछ किया हुआ है? मैंने कहा नहीं यार, बस दिल मेरा बहुत घबरा रहा है, तो मैं आ गई। अच्छा। इन द मीन टाइम उसी कमरे में और खवातीन आना शुरू हो गई, जिनमें उमेर के ओसी की वाइफ भी थी और भी। तो मैंने आई वाज लाइक ओके, शायद इनकी दोस्ती है तो इसलिए आई है। तो मुझे कहने लगी कि फीफा ये कमरा आप ही का है? तो मैंने कहा नहीं ये मेरा नहीं है। तो कहती है आपके कमरे में चलते हैं, हम तो आपसे मिलने आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब हमने चूंकि जाना था, मेरे फ्रिज में जितनी चीजें थी वो मैं ऑलरेडी जो सुबह आई थी मेड में उसको हवाले कर चुकी थी। तो मेरा जो बाहर वेटर या जो भी आप उनको कहें वो खड़े थे, मैंने उनका भाई इतने सारी और खवातीन आ गई हैं, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, भाग के जाएं, मेस से जो बनवा के ला सकते हैं बनवा के लाएं। आई डिडंट नो किस पर्पस के लिए आए हैं। एंड देन दे केम इनसाइड एंड दे इन्फॉर्म्ड मी कि इस तरह से उमैर की शहादत हो गई है। बेसिकली उन्होंने शहादत का अनाउंस नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उमैर का क्रैश हो गया। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या ये फेटल था या फिर इजेक्शन थी? तो शी टोल्ड मी कि इजेक्शन थी। तो वो इजेक्शन का लफ्ज सुन के एक थोड़ा सा हौसला आ गया कि ठीक है इजेक्शन हो जाती है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रहम करेगा, शायद बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाना होगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा अगर आप मुझे इजाजत देती हैं, आप यहाँ बैठे, मैं नफल पढ़ लूँ हाजत के? तो शी सेड जाएं। और मैं गई, मैंने जल्दी जल्दी वुजू किया और मैंने वुजू करके अपनी एक और फ्रेंड को फोन किया जिसकी और मेरी कॉमन मेट थी कि मेट को वापस भेजो। और मैंने कहा उससे कहो वापस आए और जितना उमैर का कपड़ा पड़ा है वो धोए, क्योंकि मुझे था कि अब अस्पताल जरूरत पड़ेंगे, कंफर्टेबल क्लोथ चाहिए होंगे एंड ऑल दैट। तो उसने कहा जी मैं भेज रही हूँ। अब वो भी नहीं बता रही कि तुम मुझे मना करो मैं क्या कर रही हूँ। और मैं नवाफिल पढ़ना शुरू हो गई एंड आई वाज, जब मैंने, मुझे याद है कि आई वाज शेकिंग सो बैडली कि एक औरत आई और उसने आके मुझे पीछे से पकड़ लिया, क्योंकि मैं नमाज में ऐसे जोर जोर से शेक कर रही थी। अच्छा। और मैंने वो जितनी देर हो सकता था मैं नवाफिल अदा करती रही और मेरी शेकिंग बॉडी की इंक्रीज होती रही, मेरी रोना स्टार्ट हो गई, चीखें स्टार्ट हो गई। और अब वो मुझसे पूछें कि आपके अम्मी अबू का नंबर, आपके ससुराल का टेलीफोन नंबर,
मैंने उनसे कहा मुझे तो पता ही नहीं कौन वो लोग हैं। मेरी जैसे मेमोरी अरेज हो गई। तो वो मुझे कहे आपका मोबाइल कहाँ है? मैं कहूँ पता नहीं, हर बात नहीं पता थी मुझे, हर बात नहीं पता थी। ऑब्वियसली इतनी एक सडन ये चीजें हाँ। कुछ एब्जॉर्ब इंसान एंड देन सडनली आई सेड ओ, मैंने अपने देवर का नाम लिखा, मैंने कहा ओ उजैर मुझे इसलिए कॉलिंग कर रहा था। उन्होंने फौरन से मेरी बेटी से मोबाइल लिया, उजैर का नाम ढूंढा एंड दे कॉल्ड बैक घर पे। और तब मेरी पहली दफा मेरी सास से बात हुई। तो वो वहां चीख रही थी, मैं यहाँ चीख रही थी। और बात यह कि टीवी पे उन्होंने पढ़ लिया था, मुझे नहीं पता था। तो वो मुझे कहती है बेटे कैसी हो, और मैं चीख रही हूँ और आई वाज लाइक ऑन द टॉप ऑफ माय वॉइस। और मैं ना किसी की यहाँ बात सुन रही थी ना मैं वहाँ बात सुन रही थी। तो उन्होंने चीख, मुझे नहीं पता, हमारी कोई बात नहीं हुई और हमने चीखते रहे और हमने फोन बंद कर दिया। फिर खैर मेरे घर वालों को, उमैर के घर वालों को, सबको, एयरफोर्स वालों के पास नंबर्स होते हैं, उन लोगों ने इतलाएं करनी शुरू कर दी। तो फिर आई रिमेम्बर के मैं को इतना हेल्दी बिहेव नहीं कर रही थी, सच्ची बात है। और एक भाई आए जो मेरा ख्याल है उस वक्त के बेस कमांडर थे, और उन्होंने आके मुझे सिर्फ ये सेंटेंस कहा कि एक एयरफोर्स वाले की बेटी हो, एक फौजी की बीवी हो, तो फौजी की बीवी और फौजी की बेटी की तरह एक्ट करना, और वो बहुत अजीम रुतबे पे गया है। तो बस दैट वाज द टाइम मुझे समझ आ गया कि मुझे कह रहे हैं वो शहीद हो गए हैं। वो जो एक खौफ होता है ना वो। और ये जो तस्वीर आपने मुझे भिजवाई ये उनकी उसी यही एयरक्राफ्ट था, और ये उसी वक्त मतलब ये बेसिकली मिराजेस की तस्वीर है ना, मिराजेस के सामने है। ये उस दिन की नहीं है, कुछ अच्छा। 1 महीना पहले की है, बट दैट वाज हिज लास्ट फोटोग्राफ जो मेरे पास है, जो उनके जहाज के साथ है। अच्छा। फिर नुशाबा जो अनसर्टेनिटी थी, या अगेन आपको कुछ भी नहीं पता होता, आप इसके लिए मेंटली तैयार नहीं होते। आपको ये खबर मिली है और आई एम रियली ग्रेटफुल टू फ्यू पीपल ओवर देयर जिन्होंने उसके बाद मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं, उनको किसी ने कुछ खाने को दिया कि नहीं दिया। आई वाज लाइक अच्छा, जैसे होता है ना किसी की शहादत हो जाती है, किसी की फौतगी हो जाती है तो बॉडी आएगी घर में, सब आएंगे। मुझे कुछ, मैं एक्सपेक्ट शायद यही कर रही थी कि इतने में खवातीन आई, उन्होंने कहा आओ तुम्हारी पैकिंग करें। तो मैंने कहा पैकिंग क्या मतलब है? शी सेड कि आपको और आपकी मियाँ को हम लेके जा रहे हैं अटक, हम अटक के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा कि मेरे घर वालों में से किसी को कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा हमने बता दिया। इन द मीन टाइम मेरे मामू का फोन आया, अभी तक मेरे अम्मी अब्बू को नहीं पता था। अच्छा। तो मेरे मामू का फोन आया और वो मुझे कहते हैं, वो चल रहे थे, उनको किसी ने कहीं और पे इतला दी थी, तो मुझे कहते हैं फिया क्या हुआ है? तो मैंने कहा मामू मैं बहुत तकलीफ में हूँ और ये वो, मैं बात नहीं कर पा रही थी। तो वो चलते चलते घबरा गए, उन्होंने फोन बंद कर दिया। उन्होंने मैंने तब उनको कहा, मैंने कहा मामू मुझे नहीं पता मेरे अम्मी अब्बू कौन है, जो हैं उन्हें बताएं कि मैं तकलीफ में हूँ। तो मुझे घर में फिया कहते हैं। तो मेरे मामू ने मेरी अम्मी को फोन किया। अब मामू रो रहे थे, चल रहे थे, रो रहे थे, और मेरे अब्बू ने फोन उठाया और अब्बू ने समझा है कि मामू बोल रहे हैं, वो कह रहे थे फिया को फोन करो। और मेरे अब्बू समझे हैं कि उन्होंने कहा फिया फौत हो गई है। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स का बड़ा घबराया हुआ फोन आया और मैंने आगे फोन उठा लिया। तो वो तो हाल हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है। तो मुझे ये याद है कि मुझे टोटल आवाज आई है जब मैंने फोन उठाया और मैंने कहा अब्बू जी, और मैं चीख रही हूँ। तो अब्बू ने कहा ओ जिंदा है। हाँ। और मैं कहूँ ये क्या मतलब, दे वर रियली एक्सपेक्टिंग कि शायद मैं आई एम डेड। फिर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी उमर का क्रैश हो गया। अम्मी ने कहा देखना उसको कुछ नहीं होगा, और हम पहुंच रहे हैं। तो फोन बंद। तब भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पास कोई आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव है। उन लोगों ने C-130 अरेंज किया। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को अटक से उन लोगों ने कामरा एयरबेस से उन लोगों ने पिक किया। मेरे अम्मी अब्बू को चकलाला एयरबेस से पिक किया और कराची लेकर आ गए। और इन द मीन टाइम खवातीन आई, उन्होंने मेरी पैकिंग की, और रात को तकरीबन 8-9 बजे, शहादत उनकी हुई थी तकरीबन 12 बजे, और रात को 8-9 बजे तक उनका जनाजा होके आई वॉज इन द एयरक्राफ्ट विद हिज कॉफिन लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। और C-130 ऐसा कार्गो जहाज होता है ना, उसमें आपका सामान सामने ही होता है,
ये नहीं होता जैसे बाकी एयरक्राफ्ट में तो नीचे चले हाँ, जाते हैं हाँ, ना, हाँ। इसमें आपका कार्गो जहाज होता है, आपका सारा सामान सामने होते हैं, सीटें भी वहीं लगी होती हैं। अच्छा सो द कॉफिन वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा और मेरे अबू मुझे पकड़ते थे, एक तरफ से अम्मी और एक तरफ से अबू, बिकॉज मैं बार बार हाथ छुड़ा के भागती थी और वो कॉफिन के नजदीक भी नहीं आने देते एयरफोर्स में। अच्छा आपको दे डू नॉट अलाउ यू टू ओपन इट अप, और दे डू नॉट अलाउ यू टू, ये उनका वो हो जाता है, रूल है आपका या अच्छा। जो भी है। फिर रात को तकरीबन हम काफी देर से कामरा पहुंचे, माय होल फैमिली वाज एट द रनवे। और फिर हम घर पहुंचे। अगले दिन उमैर का जनाजा हुआ। मैंने इतनी दुनिया को एक जगह इकट्ठे हुए इससे पहले नहीं देखा। इतना बड़ा जनाजा था, लाइक पूरा शहर वाज देयर। ऑब्वियसली एक शहीद होकर आया था, उसका रुतबा अलग होता है, उसकी बात ही अलग होती है। फिर सबसे खूबसूरत बात में शाबा, कहीं अगले दिन मैं सोच रही थी कि अल्लाह, मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह शहादत का रुतबा देना ये आपके ऊपर है। हम बोल देते हैं हाँ। हाँ जी शहीद हो गया एंड ऑल दैट, तो मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह बस आप उनका कबूल कर लेना ना, सब हाँ। कह रहे हैं वो शहीद हुए हैं, तो उनकी शहादत के रुतबे को कबूल कीजिएगा। तो इन द मीन टाइम आई रिसीव्ड अ कॉल, और उसके बाद मैंने वेरियस कॉल्स रिसीव की, लेकिन वो अच्छा। जो फर्स्ट कॉल थी दैट वाज कि आपको बहुत मुबारक हो, जो वॉइस बॉक्स मिला है उसमें उमैर ने आखिर में कलमा पढ़ा है। ही न्यू के जहाज गिर रहा है, बिकॉज नीचे अच्छा। बल्दिया टाउन था, क्राउडेड एरिया था, तो उन लोगों ने खुद से कोई फुटबॉल ग्राउंड था, उसको डायरेक्ट करके उमैर के साथ खुर्रम भाई भी थे, 2 बंदे थे जो इकट्ठे एक जहाज में थे, अच्छा और उन्होंने वो बल्दिया टाउन के ऊपर उसको गिराया। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल व्हेन एवरीबॉडी स्टार्टेड गिविंग मी कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, हाँ। कि बहुत मुबारक हो। वो कलमा पढ़ के गए, तो मैंने कहा अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। तो वो जो आप कलमा तो बता बहुत रही बड़ी थी बात है कि ना। कलमा पढ़ के गए, और वो जो उसके साथ में कोई मदरसा था, और हाँ जी, वहाँ पे मुझे जो उसके बाद गाए बगाए, मैं तो दोबारा मुड़ के वहाँ नहीं गई। जो गाए बगाए मैं स्टोरी सुनती रही वो ये थी कि अगले दिन जिस तरह से उमैर का जनाजा हो गया, उसके अगले दिन वहाँ जो लोग गए वो कह रहे थे कि वहाँ कुरान खानी का खत्म हो रहा था, बिकॉज बिल्कुल जहाँ जहाज गिरा था नजदीक कोई बच्चों का मदरसा था, अच्छा। तो उनके पेरेंट्स इनके नाम पे, खुर्रम भाई और उमैर के नाम पे ना खत्म करवा रहे थे अच्छा कि इनकी वजह से हमारे बच्चे बच गए, क्योंकि वो जहाज मदरसे पे गिरता, लोगों के घरों पे गिरता, तो एक बहुत बड़ी तबाही होती। तो दोनों पायलट्स जो थे वो दोनों ही शहीद हुए? हाँ, खुर्रम भाई ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इजेक्ट किया था, बट वो बहुत लास्ट मोमेंट पे था। इजेक्शन के लिए भी कोई टाइम लिमिट होती है कि उसके अंदर करो तो वो सेफ होता है। वो बहुत लास्ट मोमेंट पे इजेक्ट कर पाए थे, और उमैर ने तो इजेक्ट ही नहीं किया था। नहीं किया। नहीं, उमैर ने नहीं किया था। इतना ये क्लोज आपका बॉन्ड होता है और आप कनेक्टेड होते हो, अल्लाह ताला ने लोगों को ऊपर आपके नाम इकट्ठे लिखती होते हैं। तो जिस तरह की आपने अपनी सिचुएशन बताई कि आप उस वक्त बहुत डिस्टर्ब थी और कुछ बेचैनी थी, तो थोड़ा सा पहले जिस तरह आप कह रहे थे कि आपने हाँ अनुषा, मुझे तो बहुत ज्यादा पहले से फीलिंग इस तरह से थी कि ऊपर तले बहुत सारे क्रैशेस हुए थे, अच्छा और हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे, जैसे वो ऑब्वियसली हम सारे इकट्ठे रहते हैं तो वो पायलट्स हमारे सब जानने वाले हैं। तो एक तो मेरे के कोर्समेट थे और एक और मेरे से जूनियर थे, लेकिन स्टिल हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर थे, उन 2 की शहादत हुई थी। तो जब से हुई थी मैं नॉन स्टॉप कहती थी मेरा फ्लाइंग छोड़ दें, तो वो कहते थे आप वहम करती हैं। मैं कहती थी नहीं, जो मर्जी हो जाए आप फ्लाइंग छोड़ दें। मैंने इनकी अम्मी को फोन किया एक दिन और मैं बहुत रोई, मैंने कहा मामी जी प्लीज आप उमैर को मना करें, आप कहेंगी तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उमैर माँ की हर बात मानते थे। तो मैंने कहा मामी आप एक दफा कह दें उनको, तो मुझे मामी ने भी कहा कि बेटे मैं उसको नहीं कहूंगी, ये उसका पैशन है। और जब मैंने उमैर के साथ झगड़ा किया, तो मेरी और उमैर की लड़ाई हुई थी, इट वॉज अ फेक लड़ाई जो मैंने उमैर से की कि बस मुझे कुछ भी नहीं पता, आप छोड़ें। तो ही सेड अच्छा तो तुम्हारा क्या ख्याल है, जिस दिन मेरी मौत लिखी होगी मैं रोड एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा। तो ईमान की पुख्तगी थी और सब हाँ, कुछ उनको था। चाह भी थी। उनके जाने के बाद हमें कुछ लेटर्स मिले जो कि जैसे नहीं होता कि खुदा वास्ते आप कह रहे होते कि यार ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये कोई यूज नहीं कर रहा, चलो ये फलां को दे दो, फलां को दे दो ऐसे। तो वो एक बैग कोई पड़ा हुआ था मामी का, तो मामी ने वो मेड को दिया कि बेटे मैं तो इस्तेमाल नहीं करती, तुम ले लो। उसने वो बैग खोला, अंदर उमैर का कभी बिल्कुल अर्ली ईयर्स का, जब उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया ना, उस जमाने का लेटर मिला। और उस जमाने में भी कोई हालात खराब थे कि ये आगे मूव कर रहे थे, तो उसमें था कि आप मेरी दुआ करें शहादत की, अच्छा और जिस दिन मैं शहीद होके घर आऊंगा आप रोएंगी नहीं, और आप सबका पैगाम था, आप बहन बहन को ये करेंगी फलाना, हर एक के लिए पैगाम था उसके अंदर। और लेकिन स्पेसिफिकली ये बात थी कि आप इस बात पे फख्र करेंगी और रोएंगी नहीं। एंड यू नो मेरी मामी एक कतरा नहीं रोई,
आई वाज सो अमेज्ड कि यार इतनी बहादुर बनी हुई है। तो शी सेड वो मुझे मना करके गया था, मैं कैसे रो लेती। बट इंसान लेकिन उन माँ बाप ने इतनी बहादुरी दिखाई थी ना नुशाबा, कि इतना सब्र भी मुझे लगता है अच्छा नहीं होता। उन्होंने इतनी दिखाई कि मामू साल जिंदा रहे, मामी 2 साल जिंदा रही। हाँ, अगर शायद वो एक्सप्रेस कर लेते हाँ, या थोड़ा सा हाँ, बाहर निकाल हाँ, लेते, अंदर रखना भी तो आसान हाँ, नहीं नहीं होगा नहीं, वो इतनी बड़ी नहीं, वो चीज नहीं को। कर सके। मामू तो आई रिमेम्बर जो लास्ट डे मामू का था, मामू उम्रे के लिए गए हुए थे और वहां से उनका कॉल आया और मैंने उठाया तो ही वाज क्राइंग। तो मैंने कहा मामू क्या हुआ है? कहते हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ जहां जाता हूँ उमेर खड़ा दिखाई देता है। नहीं ना। मुझे यहाँ 4-5 जगहों पे उमेर दिख गया है। अच्छा और रात को उनकी इतला आई कि वो फौत अच्छा, हो उधर गए। उम्रे पे ही उनकी हाँ, उम्रा करा है और फौत हो गया, वहीं पे उनका बरियल हो गया। और आंटी उसके 2 साल बाद, उसके साल बाद, साल बाद। अच्छा, पूरे 1 साल बाद। बट यू वर टेलिंग मी कि वो आपके साथ बहुत बहुत अच्छी थी, वो भी मामू भी, दोनों बहुत अच्छे तो थे। उसके बाद उनकी कुछ एडवाइस थी, वो किस तरह आपको कहती थी कैसे लेके चलो घर को? उन्होंने मुझे हर मामले में बहुत मेरा साथ दिया। मैं बहुत शदीद डिप्रेशन में थी। मेरे अम्मी अबू का जहाँ तक मैं आपको पार्ट कहूँ तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे अम्मी अबू जो थे ना, उनकी मैं अकलौती औलाद थी और वो नाजों से पली हुई और उनका सब कुछ थी, हथेली का छाला थी। तो जब मैं चीखती थी, चिंघाड़ती थी तो वो मेरे साथ टूट जाते थे। मैंने नोट किया था, वो उतनी दफा टूटते थे मुझे देख के और मुझे बहुत लेकिन मामी जो थी वो मुझे ना कहती थी खड़ी हो जाओ और मुझे थोड़ा सा डांट के भी कह लेती थी कि ये स्ट्रांग बनो और आ जाओ, मुझे बहुत याद आ रही हो, आ जाओ। तो फिर मैंने अबू कहना, अबू मामी बुला रही, मुझे ले जाएं। 3 दफा हुआ, 4 दफा हुआ, 5वीं दफा मामी का फोन है, अबू कितनी दफा चक्कर लगाएंगे? बिकॉज इस्लामाबाद से अटक जाना, अबू कितनी दफा चक्कर लगाएंगे? तुम बच्ची हो, गाड़ी चलाओ और आओ। तो मैं कहा मामी मैं तो नहीं अकेले आ सकती। हाँ, जिस तरह आप आ सकती हो तुम, बिस्मिल्लाह पढ़ना, सफर की दुआ पढ़ना और आ जाना, खत्म बात। फिर मैंने अपने अब्बू को मनाया, मैंने कहा मामी इस तरह से कह रही है, मैं चला सकती हूँ और मैं कर लूंगी अकेले। और वो दिन आज का दिन मैं बहुत अकेले सफर करती हूँ। हाँ, आप बता रहे थे कि फाइनेंशियली भी आपको बहुत समझाती थी कि ऐसे चल, ऐसे हाँ, लेके वो चलो। मुझे समझाती थी कि अपने आप को सिमट के रखो। वो तो जैसे उनको पता है अम्मियाँ life करती हैं, long जैसे वो आपने- करती हैं, हाँ, वो मुझे उस तरह से, मुझे जैसे कि मैं अभी कोई अपने को पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह हो तो मुझे कहती थी हर एक को बताने की जरूरत नहीं है, कीप इट टू योरसेल्फ। तो वो उस तरह से उन्होंने मुझे बहुत मेरा साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया। रात को रोज हम 1 घंटा बात करते थे, वो भी रोती थी, मैं भी रोती थी। मैंने बहुत लंबा टाइम गुजारा डिप्रेशन के अंदर। आई वॉज इन अ वेरी वेरी डीप डिप्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपने जिस तरह बताया कि देखिए ये तो जाहिर बात है, आपके अपना पैदा की हुई औलाद होती है, उनसे ज्यादा दुख किसी को नहीं होता सब कुछ। लेकिन आपने मुझसे एयरफोर्स की भी बहुत तारीफ की। हाँ, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरे के आपका दोस्तों ने बहुत साथ दिया, उनकी बीवियों ने बहुत साथ दिया, एयरफोर्स ने खुद भी साथ दिया as an अल्हम्दुलिल्लाह। institution। हाँ, मतलब मैं नुशाबा, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि हाँ कोई अच्छा, मुझे नहीं पता था। बीइंग अ फौजी की बेटी, बीइंग अ फौजी की वाइफ, आई डिडंट नो कि अच्छा अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो कोई औरत को पेंशन भी मिलती है। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं अंदाजा था। तो आपको लगता है उन्होंने माली लिहाज से इमोशनली आपको हाँ, कभी डिटैच obviously, नहीं किया? नहीं, नहीं, इमोशनली भी नहीं किया। वो अभी भी हर वक्त ख्याल रखते हैं। मेरे 2 मेजर एक्सीडेंट्स हुए उमेर के बाद, लाइक दोनों में मुझे एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखा। फॉरेन हॉस्पिटल के अंदर भी मेरी हर तरह से बेहतरीन ट्रीटमेंट की गई और इट वाज हर मामले में। अभी भी अगर मुझे कोई मसला होगा तो मैं उनको बताऊंगी, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट। दैट्स वेरी बिग। हाँ, दैट्स अ बिग थिंग। उमर भाई से जैसे एक होता है ना इमोशनल, कभी ऐसे ख्वाब में उनका आना या कुछ? अच्छा, मुझे ख्वाब में बहुत कोई नहीं आए, बस एक दफा आए। मेरा बड़ा दिल करता है, मैं दुआ भी करती हूँ अल्लाह से कि मुझे ख्वाब में आ जाए, लेकिन नहीं आए। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज ऑफ माय लाइफ, जिसमें मैं रोना धोना बहुत करती थी, अपने अम्मी अब्बू को भी बहुत परेशान करती थी, मैंने बहुत मुश्किल वक्त दिखाया है उन्हें। तो तब मुझे उमर एक दफा ख्वाब में आए थे और वो ऐसे ही जैसे हम मियाँ वाली हमारा जो घर हुआ करता था वो मैंने ख्वाब में देखा। और उसमें मैंने देखा कि मैं दरवाजा खोलती हूँ और बाहर एक कॉफिन पड़ा हुआ है और उस कॉफिन के बिल्कुल साथ उमर है और वो मुझे लेके उस कॉफिन के साथ हम टेक लगा के बैठ जाते हैं और मुझे कहते हैं मुझे खास अल्लाह ताला ने भेजा है तुम्हारे लिए ना। और उन्होंने कहा है कि इसको समझा के आओ कि बस अब ये रोना धोना बंद करें। तो वो एक बहुत क्लियर कट ख्वाब था जो मैंने देखा, जो मुझे पूरे तरीके से याद भी है। और वो कितना हीलर होगा आपके लिए? हाँ, उसके बाद काफी अरसे तक मैं बड़ी स्ट्रांग रही थी हाँ। कि हाँ उमर आए थे मुझे पैगाम देने के लिए और उन्होंने मुझे यही कहा कि बस अपने स्ट्रांग बनना है, बच्चों को देखो और रोना धोना बंद करो।
बाकी मुझे ख्वाब में नहीं आया, बल्कि मैं हंसती होती हूँ, मुझे ख्वाब में नहीं आते, मेरी हर कजन को आ जाते हैं। मैंने कहा लड़कियों का ख्वाबों में आते हैं, किसी को जिस तरह से एयरफोर्स में थे ना, तो लड़कियों के ख्वाबों में तो आना बनता है। नहीं, वो उस तरह से लड़कियां मेरी बेचारे की बहनें ही हैं, हाँ। लेकिन स्टिल जैसे मेरी देवरानी के ख्वाब में आए कि अफीफा मेरी उमैर की शहादत के फौरन बाद पहली ईद आ गई थी और इद्दत के दौरान ही दूसरी ईद भी आई थी। अच्छा। तो अब मेरे को गए हुए महीना भी नहीं हुआ था, तो ना दिल था ना कुछ था, कोई घर का माहौल ही नहीं था, तो मैंने बच्चों को कोई कपड़े शपड़े नहीं बना के दिए थे। तो वो मेरी देवरानी के ख्वाब में आए अगली ईद से पहले कि पिछली ईद पे मेरे बच्चे बहुत अजीब लग रहे थे, जाओ बाजार और कपड़े लेके आओ। तो वो पूरे कपड़े और चीजें लेके वो आई कि मुझे उमैर भाई ने ये मैसेज दिया है। इसी तरीके से मेरी एक और कजन है, उसके ख्वाब में आए कि अफीफा ने, मैं नोज पेन पहना करती थी लेकिन कराची जाने से पहले सारा जेवर उतार दिया था कि वहां डर लगता था कि चोरी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा उसने नोज पेन मुड़ के नहीं पहनी, उसे कहो जाके पहने। अच्छा। तो ऐसे करने के लिए जो भी है ना, लेकिन मैं हमेशा हंसती हूँ, मेरी हर और भी बहुत सही लड़कियों के ख्वाबों में मेरे ख्वाब में नहीं आए बस। हाँ। चलो जी, अब उमैर भाई तो पॉडकास्ट देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, जरा आ जाए मेरे ख्वाब में। अब आपके दोस्तों का भी जिक्र करेंगी कि शायद किसी और दोस्त का क्रैश होने वाला था, तो उसको भी हाँ, वो मुझे बताया गया था, वो दोस्त नहीं थे, हम उनको जानते नहीं थे। तो मुझे, और ना वो जानते थे शायद? नहीं, हम लोग ना नहीं, उमैर तो जानते थे, person नहीं, हम नहीं जानते थे उन्हें। उनका उमैर के 6 महीने बाद क्रैश हुआ था। और वो भी नहीं जानते थे ना? नहीं, उमैर को वो नहीं जानते थे। ये उन्होंने मतलब जिनकी मैं भाई की कह रही हूँ कि उनका 6 महीने बाद क्रैश हुआ था, उन्होंने अपने क्रैश से 2 दिन पहले अपने दोस्तों में स्क्वाड में ये किस्सा सुनाया था कि यार मैंने कल उमैर को ख्वाब में देखा है, और आई डू नॉट नो, आई हैव नेवर मेट हिम, बट वो मेरे ख्वाब में आया और उमैर ने उसने उमैर को शहीद हुए देखा, लाइक जैसे कि उनकी बॉडी आई है हॉस्पिटल में, ऐसे करके देखा, और ये देखा कि उमैर ने उनका हाथ पकड़ लिया, बावजूद इसके कि ही इज लाइंग डाउन, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा के उनको देख रहे हैं। सो ही रन्स अवे आउट ऑफ दैट मोर्चरी, और बाहर जाके लोगों को कहता है कि यार ये तो जिंदा है, ये वो। ये ख्वाब उन्होंने अपनी शहादत से 2 से 3 दिन पहले देखा है और अपने स्क्वाड में सुनाया है, व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज। वो बंदा जानता नहीं था उमैर को, और उमैर की भी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी, बट इट वाज, ये स्पिरिचुअल चीजें होती हैं या क्या होता है, आई डोंट नो। पता है, ये हमारे लिए शायद, मुझे लगता है, एक तो अगर इन ख्वाबों की हकीकत देखें तो शायद बैक ऑफ आवर माइंड से ये चीजें चल रही होती हैं, दिलासे के तौर पे देखें तो शायद हम एक दूसरे को मेरा ख्याल है ये जिस हमारे तरह दिल को दिलासा देती हैं चीजें। जिस तरह आप बता रही थी, आप बहुत डिप्रेशन में थी, तो शायद ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट आपने बताया, और उस इतने बड़े दुख के आगे पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आती कि शहादत एक ऐसी चीज है कि इसको बंदा ऐसे टर्म्स में यूज करते हैं। मुझे, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं भी हमेशा हो जाती हूँ। लेकिन शाबा, ये चीजें थी ना, ये मैं आपको बताऊं कि मेरी हीलिंग प्रोसेस में इन चीजों ने काम किया है गाहे बगाहे। चाहे ये मैसेजेस थे, मुझे लगने लगा कि हाँ क्या इतनी बड़ी बात है नोज पेन का, ये तो उसके अपने दिमाग में शायद होगा लड़की के, लेकिन मुझे लगा कि हाँ देखो मेरी को कम्युनिकेशन का जरिया है। सो ये चीजें हीलिंग प्रोसेस में मेरे लिए मददगार साबित हुई। तो आप उस डिप्रेशन से आपने फिर किस तरह उस फेज को टैकल अच्छा, उसमें ना बहुत लंबा अरसा लगा, ये नहीं कहूंगी कि नहीं लगा, बहुत लंबा अरसा लगा। और एक नंबर 1 मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। माय फादर वाज एक्सट्रीमली, दोनों अम्मी अब्बू, लेकिन मेरे जो अब्बू हैं ना, मैं कहती हूँ ही इज द वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्संस आई एवर सीन। बहुत वाइज इंसान है। उन्होंने जहाँ वो वक्त था जहाँ उनको मुझे वैलिडेट करना चाहिए था, उन्होंने 100% वैलिडेट किया मुझे। अगर मैं रोती थी तो वो मुझे तंग, मतलब ये नहीं है कि वो तंग हो रही हूँ या परेशान हो रही हूँ या वो उठ नहीं रही हूँ बेड से, बच्चों को नहीं देख रही हूँ, अस्पताल नहीं जा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो सपोर्ट, उनको जब लगा कि मुझे सपोर्ट कम करनी चाहिए, उन्होंने वो सपोर्ट उठानी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेवारियां मेरे पे डालना शुरू कर दी। फिर अल्लाह की तरफ से आई गॉट कनेक्टेड टू हमारे बच्चे डिपार्टमेंट, और डॉक्टर कंवल हैं जिनको मैं अपना मेंटोर कहती हूँ, उन्होंने, मुझे नहीं जानती थी वो, उन्होंने किसी के थ्रू मेरे बारे में सुना था और मुझे इन्विटेशन भेजा कि हम एक वर्कशॉप कराने लगे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो इस लड़की को कोई ये आ जाए। वो मुझे नहीं जानती थी, जस्ट फॉर द कि तुम ये वर्कशॉप हम टीचर्स को करा रहे हैं, तुम आके वो अटेंड करो। तो वहां से मेरा उनके साथ और हमारे बच्चे के साथ ताल्लुक जुड़ गया। वहां मैंने बेतहाशा ट्रेनिंग्स हासिल की और वहां से मैंने अपने पे काम किया। फिर मैंने काउंसलिंग सेशंस भी उन्हीं से लिए
और मैं अपने पाँव पे खड़ी होना शुरू हो गई। ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट बना, मेरा एक सहारा बना। फिर मेरी फैमिली मेरी बहुत, मतलब फैमिली में खाली पेरेंट्स तो यार देखो उनके लिए तो मैं ही थी ना सब कुछ, उन्होंने तो बनना ही था। लेकिन आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, कौन कितना साथ देता है, मेरी फ्रेंड्स ने मेरा बहुत साथ दिया। फिर मेरे ब्रदर इन लॉज ने, जो दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों देवर, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आई रिमेम्बर जो लास्ट डे मेरा कोई मेल्टडाउन सेशन था, तो उसने आके घर से एक उमर की तस्वीर उतारी और उसने कहा आज भाई को दफनाएं, इसके बाद भाई को नहीं याद करेंगे। और उसने एक तस्वीर उतार के हमारे स्टोर में बॉक्सेस में जाके बंद कर दी। ही सेड आज मैंने भाई को दफना दिया, इस घर में आज के बाद भाई का जिक्र नहीं होगा। कौन करता है इतना? कोई भी नहीं करता आपके घर में आके आपके ऊपर ऐसा से। और इस तरह मेरी दोस्तों ने, लेकिन फिर काउंसलिंग सेशंस ने और इसी चीज़ ने गाहे बगाहे फिर मेरे बेटे की वजह से मैं और चीज़ों में मसरूफ होना शुरू हो गई। अच्छा, इसमें ना मैं एक छोटा सा पैगाम बता देती हूँ कि मैं खुद, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा डॉक्टर कंवल की हम सब की ज़िंदगियों में इतना पॉजिटिव रोल है, तो शायद आप सब हमारे बच्चे के प्रोग्राम से वाकिफ़ ना हो। डॉक्टर कंवल कैसर उस प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं और मेरी भी मेंटोर फीफा की और मेरे जैसे बहुत सारे और लोगों की। वो बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स इंसान को सिखाती हैं जिससे वो मुश्किल हालात से निकलने के लिए या उनको टैकल करने के लिए इक्विप्ड हो जाए। और बेसिकली ये प्रोग्राम पेरेंटिंग के लिए है, बच्चों के लिए है। मदर को एक अलग लेवल पे सिखाया जाता है और बच्चों को एक अलग लेवल पे सिखाया जाता है। साल में सिर्फ जुमे को इसकी क्लासेस होती हैं। इसकी डिटेल्स या इसकी वेबसाइट वगैरह मैं सारी नीचे मेंशन कर देती हूँ। आप लोगों में से जो लोग भी इसमें मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इस सारे डिप्रेशन के साथ साथ चलते चलते बच्चों की ग्रूमिंग भी चल रही है, बेटे की स्पेशल नीड्स भी चल रही हैं, बेटी की भी अपनी ज़रूरियात होंगी, तो फिर आप अपने आप को संभालती तो वो पहले होता है ना अपनी बेल्ट बांधेंगी तो उनको भी। ये इस सारे सफर के बारे में मुझे बताओ। अच्छा अनुषा, मैं हमेशा याद रखें जब हम जहाज से बैठते हैं क्या होता है, वो ऐलान किया जाता है कि अगर कोई ऐसी हंगामी हालत हो जाती है तो आपने जो ऑक्सीजन मास्क ऊपर से लटकेगा वो आपने पहले अपने मुंह पे लगाना है और बाद में अपने साथ किसी की मदद करनी है तो कीजिए, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सांस आएगी तो आप उस बच्चे की मदद करेंगे। तो इस सारे जर्नी में जो मैंने काउंसलिंग सेशंस लिए, जो मैंने अपने पे काम किया, दैट वाज द बेसिक्स। क्योंकि जब मैंने काम नहीं कर पाती थी तो मैं तो बच्चों को नहीं देख पाती थी। ऑब्वियसली जब मैंने अपने पाँव पे अपने आप को खड़ा किया उसके बाद बारी आती है मेरे बच्चों की। अब वो मुझे दिखाई दे रहा था कि हैदर को स्कूलिंग मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या होगी, बिकॉज हैदर वाज विजुअली इम्पेयर्ड। उसकी काफी हद तक विजन कमजोर है और नॉर्मल स्कूल से 70% का नहीं हिसाब होता। इसमें ये है कि वो +9 का नंबर लगाता है, उसकी विजन काफी लो है। उसको कह सकते हैं लीगली ब्लाइंड। ब्लाइंड में तो बिल्कुल आपको काला अंधेरा हो जाता है ना, इसमें वो देख सकता है, लेकिन अगर मैं और आप बैठे हैं तो उसको पता है 2 खवातीन बैठी हैं, लेकिन माँ कौन सी ये नहीं पता। अच्छा, तो वो ये वाली चीज आ जाती है। इसी तरह वो रीड माशाल्लाह कर लेता है, साइकिलिंग करता है, वो देख लेता है कि कितनी दूर गाड़ी है या क्या है। तो वो माशाल्लाह ही इज वेरी सोशल और बहुत माशाल्लाह वो बहुत मजे की चीज है। कभी आप उससे मिले तो वो दैट वाज द टाइम कि उसको नॉर्मल स्कूल्स में दाखिले नहीं मिल रहे थे। मैं जिस स्कूल में भी गई सब कहते थे सो सॉरी, हम तो नहीं रख सकते। फिर स्पेशल स्कूल्स में लेके गई तो जो हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे एक ही स्कूल है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, मुझे समझ नहीं आई आज भी कि उन्होंने क्यों डिस्करेज किया। उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं इट्स बेटर, आप अफोर्ड कर सकती हैं, आप घर में टीचर रख लें, आप कुछ और कर लें, बट उन्होंने हैदर को नहीं रखा। तो ये वजह इस वजह से थी कि वो 100% ब्लाइंडनेस नहीं थी तो उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने किस वजह से नहीं, उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अब वो गवर्नमेंट लेवल का गवर्नमेंट स्कूल की तरह का ही था, तो उन्होंने कहा आपका बच्चा हमारे पास एडजस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ तो हर तरह के बच्चे होते हैं एंड ऑल दैट, जो भी उनकी रीजंस होंगी। बट उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से बता दिया कि मैं अगर यहाँ लेकर आऊंगी हैदर को तो ये गलत फैसला होगा। तो मैं वहां से हट गई। अब फिर क्या मुझे लगता है वो तो बड़ा हेल्प आउट करते हैं जी, वो तो सब होता है, लेकिन अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। शाम में कहती हूँ अल्लाह ताला ने हर चीज मेरे लिए ना आसान कर दी। वो ना करते तो मैं वहीं एडमिशन कराती। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, ये चैलेंज अल्लाह की तरफ से आया है, इसको लेना है। और मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। और मेरी स्पेशलाइजेशन है विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर।
अच्छा, तो माशाल्लाह। हाँ, तो मुझे लगा कि अब फिर ये मुझे खुद आपने करना कहा है ना। अच्छा चलो तुम लोग कुछ नहीं करते तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, वो साइकोलॉजी भूल गई थी ना, हाँ। वो जो पढ़ी थी वो तो भूल गई थी, इतने देखो साल अल्लाह गुजार ताला लिए ने, मैं थे। अक्सर सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ना पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो जिक्सॉ पजल में ना वो कहीं जी। फिट इन होता है। आपने क्यों हाँ। ली साइकोलॉजी? बिकॉज उसी की एक हाँ। ब्रांच आपने आगे पढ़नी थी, अल्लाह ताला ने उसकी बेस बनाई हुई थी हाँ, आपके नहीं लिए। ये दोनों ब्रांचेस अलग हैं। स्पेशल एजुकेशन इज अ टोटल डिफरेंट ब्रांच, ये एजुकेशन की ब्रांच है। साइकोलॉजी ने आपको कहीं ना कहीं तो उसमें बहुत हेल्प किया तब तक साइकोलॉजी तो मुझे भूली हुई थी, तब तो मैं की तो ये इतनी मैंने भूली हुई थी तो। नहीं, तब तक तो मैं अब ट्रेनिंग में आ गई थी ना, मैं हाँ। खाली ले भी रही थी और मैं लोगों को ट्रेन भी कर रही थी। अच्छा। तो साइकोलॉजी मेरी वहां से रिवाइव होना स्टार्ट हो गई। अच्छा। लेकिन वो मेरा बेसिक कंसर्न उस वक्त नहीं था, उस वक्त मेरा बेटा मेरा बेसिक कंसर्न बन गया था, क्योंकि उसको पहले तो कोई जगह नहीं एक्सेप्ट कर रही है, उसको फिर मैंने लेके चलना है। सो आई डिड माय मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन और वहां मैंने बहुत सीखा। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो थी इंक्लूजन, कि इन बच्चों को अलग स्कूलों में डालने का कोई तरीका नहीं है। फिर मैंने ढूंढा एक ऐसा स्कूल जो कि बिल्कुल अपकमिंग स्कूल था, उसमें चंद बच्चे थे और वो स्कूल का पहला दिन स्टार्ट हो रहा था। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि आपने स्पेशल एजुकेशन मास्टर्स किया कहाँ से? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा। उस टाइम पे और कोई नहीं कराता था। अब मेरा ख्याल है रिफा भी करा रहा है, लेकिन जब मैंने शुरू किया था उस जमाने में सिर्फ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ही करा रहा था। अच्छा, और आप एडमिशन लिया आपने उस हाँ नए स्कूल जी, में? और वो मैंने पढ़ाई की आदत तो रही नहीं थी, लेकिन फिर अगेन ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जो अल्लाह की तरफ से आ गया था, तो मैंने करनी थी और वो मैंने करी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत दोस्त बनाए। अच्छा, मजे की बात ये कि वहाँ पे बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों से मुलाकात हुई। बच्चे तो नहीं होंगे ना, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के लड़कियां थे, लेकिन उनसे मुलाकात हुई। उनसे मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला कि अब मैंने क्या करना है, उनकी गलतियां, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके वालिदैन के एक्सपीरियंसेस, सबसे मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की और मैंने अपनी जिंदगी उसके मुताबिक ढालना शुरू वो किया। होता है ना कि जिस तरह हैदर उस वक्त छोटा था, आप ये देखते होगे कि अच्छा ये डाउन द लेन इतने साल बाद किधर पहुंचे, किस किस जी, चीज में हेल्प किया है, जी। तो इंसान को एक फ्यूचर ओरिएंटेशन बेटर जी, नजर आती है और उस फिर तरह उधर से। से तरीके पता भी चला ना कि अच्छा चलो ठीक है, अगर हैदर को चलना सिखाना है तो कहाँ लेके जाओ, कौन से इंस्टीट्यूट में लेके जाओ, कौन से हर काम सिखाने के लिए हर जगह फिर वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, मुझे तो किसी बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, वो मुझे उन बच्चों से मिली। खैर और हैदर का आप बता रही थी कि उधर एडमिशन हुआ जो नया कुछ हाँ, तो। वो एक नया अपकमिंग स्कूल था, उनके पास बच्चे ही कम थे, उन्होंने वेलकम कर लिया हैदर को, और उनके लिए भी अगेन आई वुड रियली अप्रिशिएट के उन्होंने कहा ये हमारे लिए चैलेंज है, तो अच्छा। उसको इंक्लूजन के तौर पे नॉर्मल बच्चों के साथ मेरा बेटा सारी जिंदगी पढ़ा। अच्छा। दरमियान में 1 साल मैंने उसको फिर स्पेशल स्कूल में लेके गई थी, अगेन वो लेके जाने, वो हम बहरिया में लेके गए थे। अच्छा। वहां लेके जाने का मकसद ये था कि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मैं नहीं सिखा पा रही थी, Obviously. तो वो उसकी टीचर्स ने उसको सिखाई, क्योंकि इसके लिए आपको स्किलफुल आई अंडरस्टैंड जो इस फील्ड में बैठे हैं, जो 24 घंटे ऐसे बच्चों के साथ डील करें, उनको ज्यादा आएगा या मुझे घर बैठे ट्रेनिंग्स आएगा। होती हैं, हाँ। स्पेशल इक्विपमेंट होता है, बिल्कुल। सब कुछ। तो वो 1 साल वो गया बहरिया, बाकी अदरवाइज वो नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ा, और अब भी माशाल्लाह वो 8 9th में आ गया। सो होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी अल्लाह ताला हमारे लिए राहें आसान करता रहे। इंशाल्लाह ताला। जो हमने एक चीज जो मैंने ओवरऑल जिसके ऊपर मेरा बहुत दिल करता है कि हमारे मुल्क में कोई काम हो, वो ये था कि हमारे बच्चों की ट्रेनिंग नहीं है, ये बुली बहुत हुआ। अफीफा, ये जो सारी सिचुएशन आप बता रही हैं बुलिंग वाली, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, हमारा मकसद ये है कि हम एजुकेट करें, पहले तो इस चीज़ को बयान करें कि वो बीइंग मदर, क्योंकि देखें आप फिर अब स्पेशल एजुकेशन की एक टीचर भी बन गई, हाँ, वो नज़रिया भी आप बेहतर बता सकती हैं, देन एज अ विक्टिम उस बच्चे की माँ आप बेहतर बता सकती हैं, और फिर साथ ये भी बताएं कि सबके लिए क्या रेसिपी है इसको क्योर करने की। अच्छा, बुली होते हैं बच्चे जब जो बुली करते हैं वो तब करते हैं कि जब उनको ना मुकाबले पे आके ना उनको कोई फियर होता है उस बच्चे से। अच्छा। हाँ, आप जब वो उससे फिर हावी होने के लिए वो ये तो नहीं कर सकते कि वो उस बच्चे से ऊपर जाएं, तो वो उसको बुली करके उसको नीचे ले आते हैं, उनका लेवल यही रहता है। तो कर यानी दोनों ही बुली रहे होते हैं? नहीं, आप समझी नहीं, जो बुली हो रहा है ना जी, उससे इंटिमिडेटेड होते हैं, इसलिए बुली करते हैं। अच्छा, नॉट इट। ये आप जब भी कोई बच्चा बुली हो रहा है, याद रखें जो असल में जो बुली करने वाला है ना वो डरपोक है, वो अपने फियर्स की वजह से ऐसे कर रहा है, वो कहीं से, अब वो इससे ऊपर होना चाहता है, वो ऊपर नहीं हो सकता ना, वो उसको नीचे करता है, उसका लेवल यहीं का यहीं है, वो यहाँ पे उसका लेवल नीचे गिराता है, नीचे गिराता गिराता है। हैदर के इशू में ये था कि हैदर ठीक है विजुअली इम्पेयर्ड था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ही इज ऑल्सो अ गिफ्टेड चाइल्ड, उसकी जो IQ लेवल है वो अबव एवरेज है।
अच्छा माशाल्लाह। हाँ, वो नॉर्मल ये से तो ज्यादा मैंने है। अक्सर देखा है कि अगर इस चीज के साथ हो तो अल्लाह ताला हाँ, बहुत इंसाफ ऊपर से वो करता है। सोशल है, बोलता बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत इंक्विजिटिव एक्सट्रीम पे ज्यादा है। हम्म, तो आपको मैं बताऊं, दो जगहों पे मैंने हैदर को बुली होते हुए देखा। एक जगह उसको बच्चों ने बुली किया, अच्छा और वो था हमारे बच्चे के प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। मैं आपको दोनों में बताऊंगी फिर हमने किया क्या। अब हमारे बच्चे में तो मैं खुद भी पढ़ा रही थी, तो मैंने ऑब्वियसली अपने डिस्कस किया कि वहां बच्चे इसको बुली कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने डिसाइड ये किया कि अगली क्लास में हैदर स्कूल नहीं आएगा। अगली क्लास में हैदर नहीं गया, और एक एक क्लास में पूरी ट्रेनिंग दी गई कि अगर कोई बच्चा है जिसके साथ स्पेशल नीड्स हैं, जिसके साथ कोई भी मसला है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, हाउ यू आर सपोज टू बिहेव। आप उसको अगर वैसे भी चले, अगर वो आपसे तेज नहीं भी है, जो भी है, अगर उसको कोई भी कमी बेशी है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी के साथ आ सकता है, कोई पढ़ाई में कम हो सकता है, आप हाउ कैन यू बुली देम। क्योंकि हमारे बच्चे में तो काम ही यही है, ट्रेनिंग देना, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग करना। तो वो पूरी क्लास डॉक्टर कमल ने बल्कि खुद जाके एक एक क्लास में एक एक बच्चे को उस पर ट्रेन किया। अच्छा, और इंटरेस्टिंग। हाँ, और उसके बाद हैदर को स्कूल हम लेकर आए, तो एक वाजे फर्क हमें नजर आया। वेरी गुड। और वही हैदर जो कि मुझे कहता था मैं नहीं जाता उस क्लास में, वो कहता है ओके आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट नाउ। यू सी, वहां पे वो एक हमने ट्रेन किया उस बच्चे के ऊपर, बच्चों पे काम किया जो बुली कर रहे थे। बात वही हुई कि जो बुली कर रहे हैं वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता। बीइंग पेरेंट्स, उनके बड़े होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम इस तरह की चीजें भी लेके आगे आए और उनको भी ट्रेन करें, उनको बिहेवियर सिखाएं। डेफिनेटली ये बड़ों का काम है बच्चों को सिखाना। हमारे मुआशरे में एक एक इंसान का काम है कि वो मुआशरे में मौजूद ऐसे लोगों की मदद करें। एग्जैक्टली। और उसके लिए हम अपने बच्चों को पहले से तैयार करें। अच्छा, दूसरी जगह जो बुली हुआ, दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, और वो बुली करने वाली टीचर्स थी। ओह माय गॉड। हाँ, वो इशू मुझसे डील नहीं हो सका। उसके लिए मैं बड़े ही काम करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए एवरी टाइम जो मैंने जाके अगर मैंने टीचर से बात की तो वो ऑफेंड हो जाती हैं। अच्छा, फिर उनके प्रॉब्लम्स अलग स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हमने उस पे ना, मैंने और हैदर ने डिसाइड किया कि ओके हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इट्स ओके। अब हम उनको तो नहीं चेंज कर सकते, हम अपने आप को चेंज करेंगे। चीजें जिंदगी में इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। हम इग्नोर भी करनी पड़ती है। सेकेंडली, आप मुआशरा नहीं चेंज करते हो, आप अपने आप को चेंज करते हो, अपने पे काम करते हो। अगर आपको अपने पे काम करना है ना, आपको टीचर बुली कर रही है, जिन जिन बातों के ऊपर आपको क्लास में इंसल्ट कर रही है, जैसे टीचर का कह देना कि मुझे एग्जैक्ट कुछ वर्ड्स भूल गए हैं, कि एहसान करता है स्कूल आके हमें तंग करने के लिए आ जाता है। तो अगर वो एक छोटा सा बच्चा था, वो ये सुन के आ रहा है और मुझसे पूछ रहा है क्या मतलब हुआ इस बात को, वो टीचर हर रोज मुझे ये बोलती है। तो तो मैंने कहा हैदर उनको छोड़ो, वो जो मर्जी बोलती है, आओ हम मिलके ना अपनी इस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम कर लेते हैं ताकि वो टीचर को कहना ना पड़े। तो मैं एडवांस में वो पढ़ा देती थी ताकि वो जो पूरा साल गुजरा उस एक स्पेसिफिक टीचर के साथ, तो उसमें वेरी हार्ट ब्रेकिंग। हाँ, दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। होके ये कैसे कोई कर सकता है। बट देन वो जो हमारे बच्चे वाली टेक्निक है, खैर वो सोचने समझने के मोड में नहीं थी। यहाँ पे जो हमारी टीम थी ना, उसका काम ही यही था ना। हाँ, ठीक है, वहां पे एवरी टाइम व्हेन आई गो टू अ प्रिंसिपल और टू द टीचर, दे फील ऑफेंडेड। उनकी आप क्वेश्चन उठा रहे हो ना, उनकी एबिलिटीज के ऊपर, उनकी कारकर्दगी, उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो। सो अगेन, आपको जहां आप माशरे को नहीं बदल सकते, वहां आप अपने आप को ऊपर लेकर आते हो। एग्जैक्टली, खुद को इक्विप करना है ना। हाँ, फिर हमने खुद को इक्विप करना है, फिर हमने उसके साथ मुकाबला करना है। हमने मुकाबले के लिए रहना इसी मुआशरे में, इसी दुनिया के लोगों के साथ। मैं वहां तो हमारे पास 200 बच्चा है, हम उनको समझा लेते हैं, लेकिन हम पूरे मुआशरे को नहीं समझा सकते। और दूसरी बात है कि हमारे बच्चे में आने वाले सब मदर्स का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो बेहतरी की तलाश में आती हैं। वहाँ वो लाती वो पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों की बेहतरी चाह रहे होते हैं, या वो अपनी ट्रेनिंग चाह रहे होते हैं, या बच्चों की ट्रेनिंग चाह रहे होते हैं। मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे थे, छोटे थे, तो मैं सिर्फ जब खुद अपने बच्चे लेके जाती थी तो मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि नहीं, इनके क्लास वालों में भी मैं जल्दी ये ग्रुप्स बनाए, उनमें ये चीज फैलाती थी कि ये क्लासें हो रही। क्यों? क्योंकि मैं अपने अकेले बच्चे, हमारे प्रोजेक्ट का तो नाम ही हमारे बच्चे से, मेरा तेरा बच्चा तो हम करते नहीं। अच्छा, मेरा बच्चा इम्प्रूव उस सेंस में भी अगर मैं मेरा कहूँ तो हो रहा है, तो जाके खेलेगा तो इन्हीं बच्चों के साथ, इसी मोहल्ले के बच्चों के साथ, इसी स्कूल क्लास वालों के साथ। तो मेरा दिल करता था कि ये सारे आहिस्ता आहिस्ता एलिवेट हो ना, ये स्किल्स हम माए भी सीखें, अपनी फेलो मदर्स को भी, मैं जो होती थी उनको भी मैं बताती थी। निशामा, मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं फर्क कहाँ आपको फील होता है, कि एक तरफ अगर टीचर ऑफेंड हो रही है ना, तो दूसरी तरफ बच्चों के करने पे मुझे टीचर्स ने आके माफी मांगी।
जिस लेवल पे हैदर पढ़ रहा था उसकी अगर 2 टीचर्स क्लास में थी, दोनों ने आके मुझसे माफी मांगी। देखें जरा कितना डिफरेंस है। आप समझ रही हैं कि हाँ हमसे चूक हो गई, उस बच्चे को हमने हैंडल नहीं करा, हमने उसी वक्त हमें पता चल जाना चाहिए था। आप डिफरेंस देख रही हैं, ये मैं आपको कह रही हूँ। बस इंसानियत इसी का नाम है ना कि हाँ। आप अगर देख लेते हैं तो या तो उधर स्टॉप हो जाए या करेक्शन करें। फीफा, उमैर भाई की शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बताओ। अच्छा, उमैर वाज बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा। मतलब इसलिए नहीं कि वो चला गया तो मैं उसकी तारीफ करूंगी, बट ही वाज लाइक दैट। जब मेरी शादी हुई तो मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती थी। कजन थे ठीक है, लेकिन वो वाले कजन नहीं होते जो बड़े होते हैं, चाहे हमारा 2-2.5 साल का ही फर्क था, लेकिन जो बड़े होते हैं जिनसे बंदा बात नहीं करता। उनके सारे बहन भाई से मेरी बहुत दोस्ती थी, और उमैर से मेरी दोस्ती सिर्फ इतनी थी, जी अस्सलाम वालेकुम भाई, बात खत्म जो कजन के साथ होती है, बस इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो मैंने बहुत सुना हुआ था उनके बारे में वो ये था कि वो बहुत शदीद गुस्से वाले हैं, और उनका गुस्सा तो अच्छों को सीधा कर देता है एंड ऑल दैट। उनकी बहन भाई भी ऐसे ही कहते थे मुझे। मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। 7.5 साल रही मैं उनके साथ। 7.5 सालों में 1-2 दफा मुझे याद पड़ता है जैसे कि वो फारिहा मेरी बेटी ने कोई ऐसी मस्ती की है खतरनाक किस्म की, तो उन्होंने थोड़ा सा दबक के डांटा है। तो इनके साथ कैसा रिलेशनशिप था? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बच्चों के साथ खेलना हर वक्त। अच्छा, कहीं हम अगर घर से बाहर निकले हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं, होता है ना बच्ची औरतें अपने बच्चों के पीछे भाग रही होती हैं, उन्हें पकड़ रही थी, मैं कहता था नहीं तुम रिलैक्स करो ना, एंजॉय इट। और एक वो तुम्हें कभी नहीं कहते थे आप, ही ऑलवेज सेड। कभी उन्होंने तुम करके बात नहीं की, कभी गुस्सा नहीं किया। माँ बाप के सही वाले फर्माबरदार बच्चे। हाँ, यू वर टेलिंग मी द हाँ, थिंग। सही वाले फरमा। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपनी अम्मी अब्बू से लड़ती भी थी, कोई बात मनवानी है तो मैंने कह भी देना है, और कभी अगर कुछ नहीं अच्छा लगा तो मैंने कहना अम्मी आपने ऐसे क्यों किया है, नॉल। उमैर सवाल ही नहीं पैदा होता। आप वो वाकया बता रही थी ना कि रोजाना रात को सारे हाँ, वो इनका था। वो इनकी अम्मी के घर में एक तरीका है कि वो लोग रात को बैठ के सारे जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया, सब बहन भाई चले जाते हैं। बहन तो चलो शादियों की चली गई थी, तीनों ये भाई बैठ जाते थे वालदा के साथ और लोग गप्पे मारते थे। और फिर उस टाइम पे होता था कि मैं फिर उस कमरे में नहीं जाती थी, अच्छा नहीं लगता ना कि वो माँ बेटा बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब मेरे देवर की शादी हुई तो वो भी, उसकी बीवी भी नहीं जाती थी। तो ये उनके घर का तरीका था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो जो कहते हैं ना पूरे दिन में आपने वाकई में फैमिली को एक सॉलिड टाइम देना है, तो वो मामी अपने बच्चों को देती थी और बच्चे मामी को देते थे। हाँ, बताती थी ना कि मामी बैठ जाती थी, उनके पैरों के पास तीनों बैठ के बातें करते रहते थे और हर तरह की बात डिस्कस हो रही है। मजहब डिस्कस हो रहा है, पॉलिटिक्स, ये नहीं कि फजूल बातें करनी है या कोई एवी आमा की। मजहब पे बहुत बात हो रही होती थी, मुआशरे के मसाइल पे बात हो रही है, वो बड़े बड़े हॉट टॉपिक्स पे बात करते थे। तो वो लोग बड़ा आराम से बैठ के, और मुझे उनकी ये चीज बहुत इंस्पायर करती थी। उनकी कोई ऐसी आदत जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जिसको आप बहुत मिस करती हो? वो औरत की बहुत इज्जत करते थे, बहुत ज्यादा। अगेन में हमारी जब शादी हुई वो भी छोटे ही थे, मैं भी छोटी ही थी, लेकिन जब वो ऐसी बातें करते थे ना, जैसे कि जब वो दुआ कर रहे होते थे और वो दुआएं बहुत ज्यादा करते थे और अज़कार बहुत ज्यादा करते थे और ऊंची आवाज में करते रहते थे, तो आई कुड हेयर कि जिसमें वो मुआशरे की माँ बहन बेटियों का नाम लेके दुआएं कर रहे हैं। मैं कहती थी किस किस्म का बंदा है मतलब उस तरह से। अच्छा, नुशा में जो बहुत एक वो अपने ऑफिस की बात, अगर उनकी अम्मी ने उनसे कोई बात की है जो वो मुझ तक अगर करनी है या जो भी है, वो उस तरह से नहीं करते थे। अगर मैंने कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है कि यार मुझे ये मसला आ रहा है, ये डील नहीं हो रहा, फैमिली में 1000 बातें होती हैं, तो वो उनकी अम्मी तक वो नहीं पहुंचाते थे या कोई तरीके से कर लेते थे। या अगर मैंने फॉर इंस्टेंस कह दिया कि यार फलां ने मुझे ऐसे कह दिया, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो कहते थे ओहो आई एम सो सॉरी, तुम हर्ट हो गई हो, तो बर्बाद खत्म। ये नहीं है कि कोई लड़ाई लग जानी है घर में कि आपने ये क्यों कह दिया, तो तुमने ये क्यों कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बस जो है उधर ही, हाँ उधर ही वो सॉरी करके फारे हो जाते थे ये मुझे उनकी अच्छी बात लगती थी, मतलब वहीं पे मेरा दिल भी खुश हो जाता था कि हाँ ही लिसन टू मी, ही वैलिडेट्स कि क्या मैं। अफीफा, इस सारे चीज ने, भाई के चले जाने ने, उनकी शहादत ने आपकी जिंदगी में अगर मैं पूछूं तो कैसा बदलाव, मतलब जाहिर बात है वो होते तो शायद ऐसा ना होता, वो होते तो मैं बिल्कुल डिफरेंट लाइफ गुजार रही होती जैसी मैं पहले थी। मैं हाउसवाइफ होती, मैं एक इंतहाई घरेलू किस्म की खातून होती और कुछ भी और नहीं होती। उनके जाने की वजह से ऑब्वियसली आई वेंट इनटू डिप्रेशन, उसकी वजह से मैं काउंसलिंग
की साइड पे आई, फिर मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। मैंने मास्टर्स इन ये जो स्पेशल एजुकेशन में हैदर के लिए स्ट्रगल किया। ये जो छोटी छोटी स्ट्रगल्स थी ना, इन्होंने मुझे उठाया और मुझे वो बनाया जो मैं अभी भी ये नहीं कह सकती कि मैं कोई बहुत हाई फाई साइकोथेरेपिस्ट हूँ या फलां हूँ या फलां हूँ, लेकिन जो हूँ वो इन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से हूँ। हम तो निशावा ने- हाई-फाई ही समझते हैं। निशावा, हमें उस दिन भी मैं किसी को ये बता रही थी कि तजुर्बात इंसान को किताबों से ज्यादा सिखा देते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लाइफ ने तजुर्बों से बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे शायद आप पूछेंगी ना बुक की लैंग्वेज में साइकोलॉजी की टर्म्स, तो शायद वो ना आती हो, लेकिन कहाँ क्या करना है, कैसे उस चीज से निकलना है, उस मझधार में आप फंस गए हैं, हाउ यू आर गोइंग टू कोप विद दैट, आई कैन टेल दैट। मतलब मैं उस चीज में आ गई ना। मतलब फिर इसके अलावा मुझे उमैर की ये ऑब्वियसली उमैर होते तो फिर मैं ऐसी ना होती। तो उसी ने अपना निकाला। प्रोफेशन जो है ना, अगर हम उस पे अभी बात करें, तो अब आपकी इतनी सारी स्ट्रगल्स पढ़ाई के बाद अब आप किस तरीके से इस प्रोफेशन को लेके चल रही हैं? अच्छा, इसमें भी ना अगेन इट वाज नॉट अ इजी पाथ टू रीच ओवर हियर। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगेन माय मेंटर, जिन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम काफ़ी वेल ट्रेंड हो, तुम में ये क्वालिटी है, तुम बात कर सकती हो, तो व्हाई डोंट यू कम टू काउंसलिंग साइड ना। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, मैंने कहा ऐसी मजाक कर रही है मेरे साथ। आई डिडंट टेक हर सीरियस, क्योंकि मेरी अपने बारे में राय बहुत नीचे थी, मैं लो सेल्फ एस्टीम टाइप का बंदा। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हो ना, और स्पेशली शी वांटेड मी कि तुम स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को लेके चलो, कि जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए क्लाइंट्स आते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनकी स्ट्रगल तुम ज्यादा बेहतर समझोगी, तो तुम उनको डील करो। लेकिन ये बात मैंने समझी नहीं शुरू में, इनिशियली, सच्ची बात है, बिकॉज अगेन मुझे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं था। लेकिन उनके इंसिस्ट करने के ऊपर कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, तुम कर सकती हो, तो मैंने उनसे कहा ठीक है मुझे थोड़ा सा वक्त दें, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ एज फार एज माई प्रोफेशन इज कंसर्न। फिर मैंने इंटर्नशिप की रिहैब सेंटर्स वगैरह में। अच्छा। 3 से 4 महीने वहाँ तो मैंने बहुत सीखा। वो तो एक डिफरेंट ही एनवायरनमेंट थी जो मैंने वहाँ सीखा जाके। और मेरे साथ काम करने वाली जो मैं गई हूँ इंटर्नशिप के लिए, तो जो मेरे साथ काम कर रही थी वो अर्ली ग्रेजुएट्स थी या अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं, यानी कि सब बच्चियां, और जो मेरी टीचर्स हैं वो भी बच्चियां। तो लेकिन उनसे मैं सीख रही थी, लेकिन वहां मुझे अपने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आई। वो सारी पता ना, एक कंपैरिजन में आप आते हो कि मैं उनसे 1000 दर्जे बेहतर थी, बट वो बिकॉज आप कंपैरिजन में नहीं थी तो आप आपके ग्रेड ही नहीं कर पा रही थी। मैं अपने आप को ग्रेड नहीं कर पा रही थी। जब मैं उन बच्चों के साथ बैठी, उनको बुक की एक एक लैंग्वेज आती है, वो रट्टे तोते की तरह डीएसएम याद करके बैठी हुई है। डीएसएम इज अ मैनुअल जो कि साइकोलॉजी का होता है। वो रट्टे तोते की तरह उसको याद करके बैठी हुई है, उनको एक एक बीमारी के सिम्टम्स के ऐसे टिप टिप पे नाम याद है। लेकिन मैं उनको बताती थी इसमें ऐसे करना चाहिए। अगर अच्छा, जब रिहैब सेंटर में जाना ना, तो हम इकट्ठी जाती थी, 12 लड़कियों का एक ग्रुप होता था जो रिहैब सेंटर में जाता था, उसके बाद आपको पेशेंट्स अलॉट हो जाते हैं। तो दूसरे दिन ही मैंने नोट किया, पेशेंट्स खुद कहते थे हमने इसके पास जाना है। दैट इज अ विन। हाँ, तो एक विन क्या था, मेरी उम्र बड़ी थी। वो छोटी आप भी मुझे बताएं ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप किसके पास जाएंगे जो अभी निकल रहा है, या आपको नजर आएगा कि हाँ ये उम्र में बड़ा, इसका जरूर तजुर्बा होगा। असल में ना वो एक कहते हैं ना कि खुद चीजें अट्रैक्ट करती हैं। वो जिसका मसला होता है उसको आप में हीलिंग फैक्टर भी नजर आता होगा, बिकॉज आप सारी चीजें खुद गुजरी। इसने मुझे बहुत बूस्ट दिया ना कि अच्छा यार मेरे में तो कुछ है जो अगला बंदा खुद कह रहे हैं हमें ये दो। फिर उसका पहले महीने आई वाज गिवन द अवार्ड ऑफ द बेस्ट इंटर्न। अच्छा, अब आप देखो ना, वो हाई स्कॉलर्स बैठी हुई हैं जो पढ़ रही हैं उस टाइम पे, उस फ्रेश ब्रेन्स के साथ हैं, और मैं जिसको लगता था कि कुछ नहीं कर सकती, आई वाज द बेस्ट इंटर्न ऑफ दैट मंथ। उसने मुझे एकदम से बूस्ट दिया। खैर वो 4 महीने मैंने बहुत लर्न किया। ज्यादातर मेरे पास टीनेजर बच्चा था। अगेन मैंने ट्रेनिंग भी बच्चों के रिलेटेड ली थी, और जो मेरे सामने रिहैब में बच्चे आए वो सारे के सारे टीनेजर्स थे। घर में मेरे टीनेजर्स मौजूद थे, तो जब मैं उन बच्चों के साथ बात करती थी तो मुझे पता था मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है ना, तो मैं कनेक्ट करती थी उनके साथ। उनको बड़ा मजा आता था, आंटी आपको कैसे पता ये सारी बातें? मैं कहती थी आपको नहीं पता, घर में 2 लोग मुझे पता। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया वहाँ पे। फिर नुशावा उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद मैंने साइकोथेरेपी के अंदर डिप्लोमा किया। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, हाँ मैं नहीं चाह रही थी कि मैं क्लिनिक ज्वाइन करूँ और मेरे पास कोई ऐसी कहीं से कोई कमी रह जाए। अच्छा, मैं अपने अंदर स्ट्रेंथ चाहती थी। फिर मैंने वो साइकोथेरेपीज का डिप्लोमा कोर्स किया, विच वाज अमेरिकन एक्रीडिएशन एसोसिएशन के साथ वो एफिलिएटेड है। अगेन वहाँ पे भी बहुत सीखने को मिला, और फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय फर्स्ट
जो कहना एक फॉर्मल, वैसे तो हर एक की मदद कर देना, किसी कजन ने कहना, कोई बात डिस्कस करनी, किसी दोस्त ने आके बात डिस्कस करनी, वो तो मैं करती रहती थी। उस तरह से मैं काउंसलिंग सेशंस ले लेती थी, जो हमारे बच्चे में आगे उनके पेरेंट्स की ले ली। लेकिन वो जो फाइनली फॉर्मली क्लाइंट सिस्टम स्टार्ट किया, वो मैंने इन 2 चीजों के बाद, जब मुझे अपने आप पे इतना यकीन आ गया, तो फिर मैं जाके अब सारी माशाल्लाह फिनिशिंग डिटेल्स हो गई, सब हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी सारे पेशेंट्स को डील कर लिया, काफी क्लाइंट्स को डील कर लिया है। मोस्टली मेरे पास समहाउ द अदर, ठीक है, स्पेशल नीड्स के बच्चे और उनके पेरेंट्स आते हैं, लेकिन मैंने नोट किया ज्यादातर टीनेजर कम्युनिटी आ जाती है, तो उनके साथ मेरा काफी अच्छा कनेक्शन भी बन जाता है। और मेरा अच्छा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जिनको डील कर लिया है वो कभी वापस नहीं आए। ये आपकी पहली ख्वाहिश होती है ना कि आप वो कर जाओ तो वो वापस ना आए प्रॉब्लम के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। सो आई एम हैप्पी विद दिस। तो इस सारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ने, पर्सनल एक्सपीरियंस ने जिंदगी में क्या ऐसा सबक सिखाया है जो आप बताना चाहो? एक तो जिंदगी में हार नहीं माननी। अमलतास देखा है आपने? इस टाइम पूरा इस्लामाबाद अमलतास से भरा हुआ है। वो जो येलो कलर की पौधा नहीं है, जो फूल है, वो जैसे नीचे से वो इंतहा से ज्यादा उसकी यूनिकनेस क्या है। अब सब पौधे जल गए हैं इस टाइम पे, इतनी गर्मी पड़ी है इन दिनों में, सब पौधा जल गया ना। वो एक अमलतास खड़ा है, ना सिर्फ खड़ा है, वो खूबसूरत फूल पूरे इस्लामाबाद की शान है। हर दुनिया का बंदा इस्लामाबाद की खूबसूरती उस अमलतास के दरख्त से लेता है, ठीक है। वो इतनी धूप, इतनी गर्माइश बर्दाश्त कर रहा है और वो खूबसूरती दे रहा है, ये उसकी यूनिकनेस है। और खाली खूबसूरती नहीं दे रहा, उसकी जो छाल है, उसके वो जो साथ में वो लटके हुए हैं, वो जो काले, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, सीड्स एंड ऑल दैट, वो दवाइयां बनने के लिए काम आते हैं। तो उस हार्डशिप्स के बाद वो हार नहीं मानता ना, और वो यूनिक होके उभर के निकलता है। सो एवरी टाइम मेरे पे कोई हार्डशिप आती है या मेरा सब, ये मेरी जिंदगी का हासिल वसूल है कि हार नहीं मानो और लगे रहो। आखिर अमलतास भी तो है ना जो पूरा इस्लाम का खूबसूरत बना रहा है। कहते हैं ना कि कुंदन चीज कैसे होती है जी, एक्सट्रीम हीट से गुजर के। सुमल के निशाला ये नहीं है कि मुसीबतें और प्रॉब्लम्स अब नहीं आती हैं कि मैं जी ट्रेनिंग में हूँ या मैं, मुझे रोज एक नई प्रॉब्लम के साथ सफर करना पड़ता है। और फिर मैं उस टाइम पे कहती हूँ कि ओके ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई आसानी इसके बाद रखी है, इस सारे सिचुएशन में मेरे लिए कोई सीख रखी है। बिल्कुल। और यही मेरा सबसे बड़ी बात होती है जो मैं अपने हर क्लाइंट को भी कहती हूँ कि आप मुश्किल में आए हैं ना, कोई बात नहीं, आपके लिए अल्लाह ताला ने आसानी रखी है, आप देखिएगा आगे। बिल्कुल। सिर्फ आपने ये स्टेप्स लेने और आप देखें फिर आप कहाँ जाते हैं। बात तो ये ना कि इंसान मरते दम तक ना चैलेंजेस खत्म होंगे और ना सीखना बंद होगा। जी, और समटाइम्स देखें इंसान टूटता है। मैं कई बार यहाँ से आज भी मैं आपसे बात करते हुए उमैर का जिक्र आया, मैं अब ये नहीं हो सकता कि मैं पत्थर दिल बन गई हूँ या कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो मुझे रोना नहीं आएगा। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स विल बी देयर, कोई याद भी आएगी, कोई बात भी होगी, उस इंसान नरम भी हो जाता है, लेकिन अब उठना आ गया है, अब डील करना आ गया है और अब जिंदगी गुजारनी आ गई है। तो ये चीज होनी चाहिए, ये इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। फीफा बहुत बहुत शुक्रिया, ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला बच्चों को इतना कामयाब करे। मैं हमेशा कहती हूँ हम सबके बच्चे सितारे बन के चमके और हम देखें और हमारे दिल ठंडे हों, हमारी आंखें ठंडी हों। जो देखें हम लोग हर दूसरे इंसान को ना अपनी सोसाइटी में हम देखें तो हम कहते हैं अच्छा उसका क्या, उसके लिए बच्चे पालने को नहीं, हर बंदे के अपने चैलेंजेस है, ये उसी को पता है। जो लोग मुझे जैसे लोग मुझे नहीं जानते, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं बात करते हुए हंसना भी शुरू कर देती हूँ, बात करते हुए ऐसे भी, तो हमेशा कहते थे आपको देख के लगता नहीं आपने जिंदगी में कभी कोई हार्डशिप देखी है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इस पॉडकास्ट का रीजन हमेशा से ये रहा कि हम खैर के लिए काम करें, लोगों के लिए मोटिवेशन का जरिया बने। और आप मैं फीफा के ईमेल भी कह देती हूँ कि टैग कर दें, जो लोग भी इस सिलसिले में फीफा से रब्ता करना चाहते हैं, प्रोफेशनल, माशाल्लाह आप तो प्रोफेशनली वो प्रैक्टिस कर रही हैं, या उनसे मेंटोरशिप लेना चाहते हैं इन सेंस के वो बच्चों की स्पेशल नीड्स के साथ चल रहे हैं, किसी किस्म की हेल्प अगर अफीफा आप कर सकती हैं
और मुझे बहुत खुशी होगी कि उड़ान टॉक्स के एक प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को ये चीज़ ऑफ़र कर रही हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने एक उड़ान टॉक्स का क्लोज़ ग्रुप बनाया है फ़ेसबुक का, जिसके ऊपर आप लोग अपने जो भी मसाइल हैं एनोनिमसली अपने नाम के साथ डाल सकते हैं, ताकि जब माशाल्लाह मेरे पास एक से एक हीरा है और मैं उससे बैठूँ और डिस्कस करूँ। अगर आप लोग डायरेक्टली इनसे रब्ता करना चाहते हैं या उस ग्रुप पे आके करना चाहते हैं, तो ये फोरम्स जो हैं वो सारे टैग हुए हुए हैं, कैप्शंस में आपको नज़र आ रहे होंगे। आप लोग हम दोनों से रब्ता करें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।